दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। चलिए, आज का टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं सूक्ष्म जीव चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारे ही चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक चैप्टर 3 को, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पोशाक जो हम लोग कपड़े पहनते हैं वो किससे बनते हैं। तो वो बताया गया है कि कपड़े जो होते हैं प्राकृतिक रूप से भी बनते हैं और कृत्रिम रूप से भी बनते हैं। दोनों ही रेशों से बनते हैं, फाइबर से बनते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप और कृत्रिम रूप से प्राप्त हुए रेशों से इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि प्राकृतिक रूप जैसे हम बात करें कपास, ऊन। ठीक है, कपास, ऊन, रेशम आदि पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हुआ। वहीं दूसरी ओर संश्लेषित रूप की अगर बात करें तो संश्लेषित रेशे जो है मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इसे संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशा कहते हैं। तो दो चीज़ समझ गए। अब अगला है आपका कि संश्लेषित रेशा क्या है। ठीक है, संश्लेषित रेशा क्या है। ठीक, तो आगे हम देखते हैं संश्लेषित रेशा क्या है। तो संश्लेषित रेशा जो मानव के द्वारा निर्मित हो और रासायनिक पदार्थ से मिलके बने होते हैं। ठीक है, रासायनिक पदार्थ से मिलके बने होते हैं, वही बोल रहा है, एक रासायनिक पदार्थ से मिलके बने हो। ठीक है, इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर, मतलब ये जैसे मान लीजिए ये माला है, माला को बताया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में मन के जो माला बनाते हैं, एक माला, दो माला, उसी तरह ये भी बनाए जाते हैं, संश्लेषित रेशा भी बनाए जाते हैं। ठीक है, ये इकाई हो गया। तो ये इकाई ये आपस में मिल के क्या बनाते हैं, इसको हम बहुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुलक। बहुत सारी इकाई मिलकर, रासायनिक पदार्थ की बहुत सारी इकाई मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? बहुलक। अंग्रेजी में इसको पॉलीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, दो शब्दों से लिया गया, जिसको पॉली तथा मर, दो शब्द हैं इसमें, पॉली तथा मर है। ठीक है, पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा और मर का मतलब होता है भाग। ठीक है, तो अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनते हैं। ठीक है, बहुत से इकाई बोले तो रासायनिक पदार्थ वगैरह जो भी हो। ठीक है, अब आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। वही हम बहुलक की अगर बात करें, ये क्वेश्चन अच्छा है यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। बहुलक की बात करें, प्राकृतिक रूप से भी बहुलक पाए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। ठीक है, सेलुलोज जो है हमारा प्राकृतिक में पाया जाने वाला बहुलक है। ठीक है, सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाई द्वारा निर्मित होता है। मतलब सेलुलोज जो आपका ये सेलुलोज है, ठीक है, ये क्या है? ग्लूकोज इकाई से मिलकर बना, बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिलकर सेलुलोज बनाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम, अगला टॉपिक है आपका संश्लेषित रेशों के प्रकार। संश्लेषित रेशों के प्रकार, तो सबसे पहला हम रेयॉन को देखेंगे। ठीक है, रेयॉन की अगर बात करें तो रेयॉन जो है आपका, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रेशम की प्राप्ति हमें किससे होती है? प्राकृतिक रूप से कीट से होती है। इसकी खोज सबसे पहले चीन में हुई थी। ये क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से, क्वेश्चन ये आपका बनता है कि इसकी खोज कहाँ हुई थी रेशम की? तो चीन में हुआ था, और इसे लंबे समय तक गुप्त रखा गया था। क्या गुप्त रखा गया था? बाहर नहीं आने दिया गया था इस चीज़ को। ठीक है, जिसके कारण रेशम जो था, रेशम का कपड़ा प्राप्त करना बहुत महंगा होता था, परंतु इसकी ये इतना सुंदर और आकर्षक होता था कि लोग इसे बहुत मतलब लोग इसके तरफ मोहित हो जाते थे। ठीक है, इसलिए रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने का बहुत प्रयास किया गया। ठीक है, 19वीं शताब्दी में अंततः जाके वैज्ञानिक जो है सफल हुए इस चीज़ में। वो भी रेशम नहीं बनाने में, रेशम के समान गुण वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली, और इस प्रकार रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया यह रेशा रेयॉन कहलाता है। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि कृत्रिम रेशम किसे कहेंगे? ठीक है, कृत्रिम रेशम किसे कहेंगे? ठीक है, तो आपको बोलना होगा रेयॉन को बोलते हैं। कृत्रिम रेशम किसे कहेंगे? तो रेयॉन को कृत्रिम रेशम के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रेयॉन जो है, रेयॉन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया हुआ एक मानव निर्मित रेशा है। प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया हुआ मानव निर्मित रेशा है। ठीक है, रेयॉन। ठीक है, वही रेशम से ये सस्ता हो जाता है। उसके बाद इसे रेशम की तरह ही बुना जा सकता था, कई रंगों में बांटा जा सकता था। रेयॉन, यहाँ से ये पॉइंट याद रखने वाला है, रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं तथा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं, जो हम लोग नीचे बिछाते हैं ना, ये कालीन। ठीक है, तो ये कालीन वगैरह, ये जब हम इसमें ऊन मिला देंगे तो कालीन बन जाता है, और जब हम कपास मिला देंगे तो बिस्तर की चादर बन जाएगा, चादर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया रेयॉन से हम लोग इतना देखें। अब देखते हैं हम लोग नायलॉन। क्या? नायलॉन की अगर बात करें, ठीक, तो नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है, मतलब ये भी मानव निर्मित रेशा है। ठीक है, तो इसका निर्माण जो है 1931 में किया गया था, और इसका निर्माण जो हुआ था, इसके निर्माण में कोई भी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग नहीं किया गया था। ठीक है, कोई भी प्राकृतिक
चीज़ का उपयोग नहीं किया गया था। इसका निर्माण में कोयले, जल और वायु से किया गया था। इसका निर्माण किससे? 3 चीज़ से हुआ था, कोयले, जल और वायु से हुआ था। कोयले, जल, वायु से किसका निर्माण हुआ था? ठीक है, नायलॉन का कोल, वाटर और एयर, ये 3 चीज़ लगाता है। ठीक है, 3 चीज़ लगाता है इसमें। ओके, तो हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा अर्थात मानव निर्मित रेशा कौन है? तो नायलॉन है। ठीक है, यह बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, नायलॉन जो होता है बहुत ही मजबूत होता है, प्रबल प्रत्यास्थ, बहुत ही इलास्टिसिटी इसमें, लचीलापन रहता है। ठीक है, तथा और हल्का होता है। ठीक है, जिसके कारण यह चमकीला और धुलने में सुगम होता है। कपड़ों के निर्माण में भी बहुत प्रचलित है। यहाँ से पूछता है क्वेश्चन, नायलॉन का यूज पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने वाली रस्सी के लिए किया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा भी कुछ और उपयोग हैं, जैसे जुराब, मोजा वगैरह, रस्से, तंबू, दांत सफाई करने के ब्रश, कारों के सीट, स्लीपिंग बैग, सैन थैला जिसको बोलते हैं, आदि पर्दे, ये सब में नायलॉन का उपयोग होता है। ठीक है, ये वही सब, ये सब नायलॉन से बनी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, पर्दा वगैरह। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है नायलॉन क्या सच में इतना मजबूत है क्या? उससे पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने वाली रस्सी का निर्माण कर सकते हैं? तो उसके लिए तो यहाँ पे पूछा गया वो क्वेश्चन, तो हाँ, सच में नायलॉन जो होता है बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, एक नायलॉन का तार जो होता है इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। ठीक है, इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। नायलॉन का रेशों का उपयोग पैरासूट और पत्थर चढ़ने में किया जाता है। ठीक है, इसके लिए एक क्रियाकलाप भी किया गया। ठीक है, एक ऐसा मेजरमेंट लिया गया जिसमें क्या किया गया, वेट को, बहुत ज़्यादा वेट को, ठीक है, रस्सी, कपास का, ऊन का, रेशम का और नायलॉन का लिया गया, जिसमें बहुत कितने वेट पे धागे टूट जाते हैं ऐसा चेक किया गया। तो सबसे ज़्यादा वेट नायलॉन का आया। तो इससे पता चलता है कि नायलॉन बहुत ही मजबूत होते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे पॉलिस्टर और एक्रेलिक। पॉलिस्टर और एक्रेलिक, तो पॉलिस्टर की अगर बात करें तो यह भी एक क्या है, संश्लेषित रेशा है, अर्थात कृत्रिम रूप से बनाया गया है। ठीक है, इस रेशे से बने कपड़े जो होते हैं इसमें कभी भी सिलवटें नहीं पड़ती, अर्थात ये मचुराता नहीं है। ठीक है, एकदम सपाट रहेगा। ठीक है, और आसानी से धुल जाता है। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण टेरोलिन, टेरोलिन क्या है? एक प्रकार का पॉलिस्टर है। टेरोलिन क्या है? एक प्रकार का पॉलिस्टर है। वही आगे देखेंगे तो पेट, PET, पेट जो होता है यह भी एक प्रकार का क्या है? यह भी एक प्रकार का आपका क्या है? पॉलिस्टर है, जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? बोतल, बर्तन, फिल्म, तार या अन्य जगह पे इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम पॉलिस्टर के बारे में देख लें। पॉलिस्टर जो होता है पॉली प्लस एस्टर से मिलके मतलब बना होता है। ठीक है, वास्तव में यह एक एस्टर होता है। ठीक है, और एस्टर क्या होता है? एस्टर वे रसायन है जो फलों की उनकी गंध प्रदान करते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, एस्टर क्या है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। ये क्वेश्चन, एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। तो फलों को उनकी गंध प्रदान करने के लिए कौन जिम्मेवार है? तो एस्टर। ठीक है, अब कुछ कपड़े मार्केट में मिलते हैं, जैसे पॉलीकोट हो गए, पॉलीवूल हो गए, टेरीकोट हो गया आदि, इस नाम से बेचे जाते हैं। तो ये मिश्रित कपड़ा है। जैसे पॉलीकोट की अगर बात करें तो पॉलिस्टर और कपास से मिलकर बने होते हैं। वही हम पॉलीवूल की बात करें तो पॉलिस्टर और ऊन के बने होते हैं, ये बताया गया है। ठीक है, अब हम आगे एक्रेलिक की अगर बात करें, ठीक है, एक्रेलिक की बात करें तो हम लोग सर्दी वगैरह में स्वेटर जो पहनते हैं, ठीक है, तो सभी स्वेटर वास्तव में ऊन जैसे नहीं होते हैं, कुछ ऊन के जैसा ही दिखता है। ठीक है, ऐसा ऊन के जैसा दिखता है। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो कि ऊन नहीं होते लेकिन ऊन के जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग एक्रेलिक कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा कृत्रिम रेशा जो ऊन के जैसा दिखता हो उसे एक्रेलिक कहते हैं। ठीक है, एक्रेलिक कहते हैं। ये एक्रेलिक बनाने के पीछे का कारण ये है कि प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त जो ऊन होता है ना, ठीक है, वो बहुत महंगा होता है। इसलिए एक्रेलिक की बनी वस्तुएं बनाई जाती है और वो सस्ती बाज़ार में आपको मिल जाएगी। और ये अलग अलग रंगों के भी उपलब्ध होते हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुँच के भीतर होते हैं। ठीक है, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। ठीक, अब आगे देखेंगे तो आगे बताया जा रहा है कि प्राकृतिक रेशों को जलाने की बात किया जा रहा है। ठीक है, प्राकृतिक रेशों को जलाने की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पहले 3.6 कक्षा 7 में देख चुका है। ठीक है, लेकिन अब संश्लेषित रेशे को जलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दोनों के जलने में फ़र्क होता है। ठीक है, अगर आप कृत्रिम संश्लेषित रेशे को जलाते हो, ठीक है, जलाते हो तो ये क्या होता है? पिघल जाता है। और अगर आप इसे पहने हुए हो तो वो पिघल के आपके बॉडी में चिपक जाएगा, जो कि आपके साथ बहुत बड़ा आपदाजनक हो सकता है, मतलब आग लग जाएगी। ठीक है, अगर आग लग जाएगी तो आपके साथ आपदाजनक हो सकता है बात। ठीक है, कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर में चिपक जाता है, जिससे आपको बहुत बड़ा हानि होगा। ठीक है, अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में हमेशा क्या संश्लेषित वस्त्रों को इग्नोर करना चाहिए और कॉटन वस्त्र पहनना चाहिए जो कि प्राकृतिक रूप से निर्मित हो। ठीक है, तो ये ऐसे ही बताया गया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन वैसे नहीं बनेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग कि सभी संश्लेषित रेशे जो है, जैसे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं। ठीक है, पेट्रो रसायन क्या होता है? पेट्रोलियम
के मूल के कच्चे माल से जो तैयारी किए जाते हैं, जो रेसे, उसको पेट्रोल रसायन बोलते हैं, से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किया जाता है। आगे देखेंगे कैसे तैयार किया जाता है। अब संश्लेषित रेसे के गुणधर्म की अगर बात करें हम, ठीक है, गुणधर्म की बात करें तो ये क्या होता है गुणधर्म में, इसके क्या क्या, ये जल्दी सूख जाता है, ठीक है, अधिक टिकाऊ होता है, चलाऊ होता है, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं, रख रखाव में सुविधाजनक होता है, यही सब इसके गुण हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे प्लास्टिक। प्लास्टिक जो होता है, ठीक है, प्लास्टिक संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी क्या, एक बहुलक है। प्लास्टिक भी एक बहुलक है। प्लास्टिक आपको सभी आकारों में मिलेंगे, ठीक है, संभव आकार सभी साइजों में आपको मिल जाएंगे आसानी से, क्योंकि इसको आसानी से सांचे में डाला जाता है, ठीक है, और इसको हम जितना चाहे उतना बार पुनर्चक्रण करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज चद्दरों में बदला जा सकता है, ठीक है, बेलकर चद्दरों में बदला जा सकता है, ठीक है, तार बनाई जा सकती है, ठीक है। इसके विभिन्न प्रकार, जैसे देख सकते हैं, इसको कुर्सी बना दिया, बाल्टी बना दिया, ठीक है, बाइक बना दिया, सब कुछ भी कर सकते हैं। प्लास्टिक का ये उदाहरण है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। पॉलीथीन क्या है, पॉलीथीन, पॉलीज और एथिलीन एक प्लास्टिक का उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनने के काम आता है, ठीक है। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाता है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाए, वह सरलतापूर्वक मुड़ जाए, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। अब देखिए प्लास्टिक जो होता है ना, दो तरह के होते हैं, ठीक है, दो तरह के, एक थर्मोप्लास्टिक होता है और एक थर्मोसेटिक होता है। तो आसान भाषा में हम समझेंगे, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, जिसको बार बार गर्म किया जा सके, बार बार गर्म करके आकार में बदला जा सके, बार बार गर्म करके आकार में बदला जा सके। इसको जब भी गर्म करेंगे तो ये मुलायम हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल है पॉलीथीन, पीवीसी, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। इसका उपयोग करके हम लोग खिलौना, कंघी और विभिन्न प्रकार के पात्रों बड़े पैमाने पर निर्माण करते हैं। वहीं हम दूसरी बात थर्मोसेटिंग की करें तो इसे हम बार बार गर्म नहीं कर सकते। इसे एक बार गर्म करेंगे और जो आकार में बदल देंगे वही आकार में रह जाएगा, उसके बाद करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये थर्मोसेटिंग जो होते हैं आपके, ठीक है, इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद कीजिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल याद कीजिएगा। बेकेलाइट और मेलामाइन किसका, इसका जस्ता का, ठीक है। बेकेलाइट और मेलामाइन, ठीक है, ये दोनों थर्मोसेटिंग है, जबकि आपका पॉलीथीन और पीवीसी ये थर्मोप्लास्टिक है। बेकेलाइट और मेलामाइन थर्मोसेटिंग है। बेकेलाइट जो होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। किसका, बेकेलाइट। तो बेकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है, ऊष्मा का भी कुचालक होता है, और बिजली, ये किसका निर्माण यूज कहाँ होता है, बिजली के स्विच, बर्तन वगैरह ये सब बनाने में इसका यूज होता है। वही मेलामाइन की अगर बात करें तो यह आग का प्रतिरोधक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आग का प्रतिरोधक कौन है, मेलामाइन है। तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता होता है, सबसे ज़्यादा आग का प्रतिरोधक मेलामाइन आग का प्रतिरोधक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेलामाइन आग का प्रतिरोधक है, ठीक है, आग का प्रतिरोधक है। और इसका यूज की बात करें तो फर्श की टाइल, रसोई के बर्तन, कपड़े बनाने के लिए इसका यूज होता है, क्योंकि ये आग का प्रतिरोध करता है, इसलिए इसका यूज होता है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोग यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं, जिसमें देखो थर्मोसेटिंग की अगर बात करें, ठीक है, तो स्विच ये सब बनाया गया है। ये जो आपका है ना, बेकेलाइट का बना हुआ है, ये पकड़ने वाला जो है आपका बेकेलाइट का बना हुआ है, ओके, ये बेकेलाइट का बना हुआ है, थाली, ये सब बेकेलाइट। वही थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो ये सब थर्मोप्लास्टिक, इसको बार बार चेंज किया जा सकता है, ये सबको चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, थर्मोसेटिंग को बार बार चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। आगे क्या है टॉपिक, विकल्प पदार्थ प्लास्टिक, ओके। तो विकल्प पदार्थ प्लास्टिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ का संचयन करना हो, किसी भी चीज़ का संचयन करना हो तो हमें प्लास्टिक बहुत ही सुविधाजनक होता है, क्योंकि इसका भार में हल्का होता है, कम कीमत होता है, अच्छा सामर्थ्य होता है, ठीक है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ठीक है, धातुओं की अपेक्षा अधिक हल्का होता है, ठीक है, इस कारण से इसको वायुयान, अंतरिक्ष यान, ये सब में, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। उपयोग की सूची इसकी असीमित है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है। प्लास्टिक क्या है, मतलब ये है कि आप धातु जैसे लोहे हो गए, ये लोग को अगर बाहर में छोड़ दोगे, इस धातु को अगर छोड़ दोगे बाहर में तो क्या अभिक्रियाशील हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक जो है जल वायु किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा और इसका संचारण आसानी से नहीं होता है, ठीक है, क्या समझे, तो ये अनअभिक्रियाशील है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है, ठीक है, ये बात तो हम जानते हैं, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है, ठीक।
आगे चलेंगे। प्लास्टिक कुचालक है। हम जानते हैं प्लास्टिक क्या है, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, इसलिए बिजली की तार प्लास्टिक से ढके होते हैं। ठीक है, बिजली की तार किससे ढके होते हैं? प्लास्टिक से ढके होते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं प्लास्टिक की का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में, व्यापार उद्योग में भी उपयोग होता है। इसका उपयोग के कुछ उदाहरण: दवा की गोलियों, टिक्कियों को पैक करने में, ठीक है, घाव को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने, विविध प्रकार के चिकित्सा यंत्र, ये सब में प्लास्टिक का यूज होता है। वही अगर बात करें माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र का उपयोग किया जाता है। ये अच्छा बात है, ठीक है, ये समझने वाली बात है। ओवन में जो खाना गर्म करते हैं वहाँ पे प्लास्टिक पात्र का उपयोग में लिए जाता है। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, ठीक है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती है। ठीक, प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है। टेफ्लॉन क्या है? विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर ना चिपकने वाली परत है। ये भी क्वेश्चन है टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन ये भी थर्मोप्लास्टिक है। टेफ्लॉन किसका एग्जाम्पल है? थर्मोप्लास्टिक का। ठीक है। अब अग्निसह प्लास्टिक की बात करें, अग्निसह प्लास्टिक की बात करें तो हम जानते हैं कि संश्लेषित रेसे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना अच्छा होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारी के परिधानों पे कौन सा प्लास्टिक का परत चढ़ा होता है? तो मेलामाइन, जो कि थर्मोसेटिंग है। थर्मोसेटिंग है। ठीक है, मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो कि अग्निरोधक बनाता है। वस्त्र को क्या बनाता है? अग्निरोधक। ये क्वेश्चन बन सकता है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों पे के कपड़ों पे क्या चढ़ा रहता है, किसकी परत चढ़ी रहती है? तो मेलामाइन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेबी आए। अब प्लास्टिक और पर्यावरण। ठीक है, प्लास्टिक और पर्यावरण को देखा जाए, ठीक है, तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए देखा जाए, क्योंकि प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। ठीक है, क्योंकि इसका निम्नीकरण नहीं होता है। ठीक है, और सब चीज़ का प्राकृतिक रूप से जो बना हुआ है, ठीक है, उसको जीवाणु जो है निम्नीकरण कर देता है, जैव निम्न, लेकिन ये जैव अनिम्नीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे हम देखिए चार्ट में दिखाया गया है कि सब्जी, फल, छिलके, बचा हुआ भोजन, ये सब 1 से 2 सप्ताह में क्या होते हैं? निम्नीकृत हो जाते हैं। कागज़ भी 10 से 30 दिन में निम्नीकृत हो जाता है। सूती कपड़ा 2 से 5 महीना में निम्नीकृत हो जाता है। लकड़ी आपका 10 से 15 वर्ष में निम्नीकृत होता है। ऊनी वस्त्र आपका 1 वर्ष में निम्नीकृत हो जाता है। लेकिन ठीक है, और टीन, एल्युमिनियम और अन्य धातु के डिब्बे, मेटल जो होता है 100 से 500 वर्ष में। ठीक है, और प्लास्टिक की थैलियाँ 500 वर्ष भी, उससे भी ज़्यादा ले सकता है टाइम, कई वर्ष ले सकते हैं। ठीक है, ये जैव अनिम्नीकरण में आते हैं। और जैव अनिम्नीकरण में टीन, एल्युमिनियम, अन्य धातु, ये सब भी आते हैं। ऐसा है नहीं है कि ये नहीं आते हैं, क्योंकि ये भी ज़्यादा टाइम लेते हैं। ठीक है, टीन, एल्युमिनियम और अन्य धातु के डिब्बे, मेटल भी सब अनिम्नीकरण में आता है। ठीक है, आगे चलिए। आगे वही बोला गया है कि प्लास्टिक अपघटित नहीं होता है और कई वर्ष ले लेता है, इसलिए पर्यावरण का हितैषी नहीं है। ठीक है, इसलिए हमेशा कपास और जूट के बने थैलों का प्रयोग कीजिए, जो जैव निम्नीकरण है। ठीक है, जो जैव निम्नीकरण का काम करता है। ठीक है, वैसे एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 4R सिद्धांत को याद रखिए। 4R। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर। ठीक है, मतलब उपयोग कम करिए। ठीक है, रिड्यूस मतलब उपयोग कम कीजिए। कभी कभी ये पूछ देगा, ठीक है, कौन सम्मिलित नहीं है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर। सॉरी, बारिश पड़ रही है, मुंबई की बारिश है भाई लोग। चलिए आगे चलता है। आगे वही बताया गया कि हमें प्लास्टिक वगैरह का जहाँ तहाँ यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो पशु वगैरह जो होते हैं, ठीक है, कचरा, जब विशेष रूप से गाय कचरा खा रही होती है तो खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में पशु पॉलीथीन की थैली को भी खाद्य पदार्थों के रेपर में निगल लेते हैं, जिससे क्या होता है, ठीक है, पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करते हैं अथवा आमाशय में एक स्तर बनाते हैं। अंततः इनसे उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी लापरवाही से हम लोग बचें। ठीक है, पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करें। ठीक है, और आगे वही बताया गया कि पॉलीथीन के ज़्यादा प्रयोग से नालियाँ वगैरह जाम हो जाती है। ठीक है, तो ये सब नहीं करना चाहिए। चिप्स, बिस्कुट, अन्य खाद्य पदार्थों का रेपर सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए हमें। ठीक है, रेशा विवेक बताया गया है कि प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों अथवा सड़क पर नहीं फेंकनी चाहिए। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े या थैला लेकर जाना चाहिए। ठीक है, प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डब्बे का प्रयोग में लाइए। ठीक है, जो हमारे पर्यावरण के लिए क्या है, सही है। तो आपका टॉपिक कहीं ख़त्म होता है। चलिए अब हम GST जैसा कि हम जानते हैं कि चैप्टर ख़त्म होने के बाद GST का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो चलते हैं। हाँ, तो आगे हम लोग तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? कपास, पेट, प्लास्टिक, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कौन है? इसमें प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कौन है? तो पेट ये भी सांस लेती है, प्लास्टिक भी सांस लेती है, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा कपास, मतलब 1 नंबर जाएगा। ठीक है, तो ये सब हम बता ही दिए। पेट क्या होता है, ठीक है, सांस लेती रसायन है। पेट भी क्या है, सांस लेती रसायन है।
ठीक है। पेट एक सांस लेसित बहुलक है जिसका उपयोग बर्तन ये सब बनाने के लिए किया जाता है, हम लोग पढ़ ही चुके हैं। प्लास्टिक जो होता है, ठीक है, पॉलीथीन जो है ये एक प्रकार का पॉली प्लस इथीन से मिलकर बना हुआ होता है, पर्यावरण हित ऐसी नहीं है, ये अपघटित नहीं होती है, सब जानते हैं। तो ये हो गया, 1 नंबर हो गया। 2 नंबर की अगर बात करें, 2 नंबर में बोला गया है मिलान कीजिए, मिलान करने के लिए बोल रहा है। तो रेयॉन, नायलॉन और टेरिलीन और एक्रिलिक। एक्रिलिक किसको बोलते हैं? ऊन का, जो ऊन के जैसा दिखता है, ठीक है। तो डी का इसका उपयोग ऊन, स्वेटर तथा शाल बनाने में होता है। ऊन के जैसा यही दिखता है ना, डी का 4 ही हो जाएगा, ठीक है, डी का 4 ही हो जाएगा। टेरिलीन की बात करें तो टेरिलीन क्या है? एक प्रकार का पॉलिस्टर है, पढ़े थे अभी, ठीक है, पॉलिस्टर है। टाइलॉन की अगर बात करें, ठीक है, तो इसका निर्माण हमने अलग से लिखा भी था, कोयले, जल और वायु से हुआ है, ठीक है। वही रेयॉन एक कृत्रिम रेशम बोलते हैं, कृत्रिम रेशम किसको बोलते हैं? रेयॉन को बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, आग बुझाने वाले बोले ना अभी, आगे क्वेश्चन, आग बुझाने वाले कर्मचारी के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो कि अग्निरोधी होती है। यह परत किसकी होती है? तो मेलामाइन की होती है, ठीक है। और कुछ पढ़ना ही नहीं है। बेकेलाइट, बेकेलाइट बता ही दी है कि एक थर्मोसेटिंग है, थर्मोसेटिंग है जो कि क्या होता है, एक बार यूज हो जाने के बाद दूसरा बार बेकार हो जाएगा। या विद्युत का कुचालक, उष्मा का कुचालक होता है। बिजली के स्विच, बर्तनों, हत्थे, ये सब आदि इसके बनाए जाते हैं। वहीं पॉलिस्टर की अगर बात करें तो पॉलीएस्टर, ठीक है, पॉलीएस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से, एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बना होता है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, गंध प्रदान करता है, ठीक है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या है? ये बर्तन में यूज किया जाता है, ना चिपकने वाली, नॉन स्टिक बर्तन में यूज किया जाता है, ठीक है। या भोजन पकाने के पात्रों में ना चिपकने वाली परत के रूप में। टेफ्लॉन भी एक, ये थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। हो गया खत्म, इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं इसी तरह और भी डालते रहूँगा, क्योंकि पिछला वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें किसी भाई साहब ने कमेंट किया था कि हर रोज़ बनाइए वीडियो, ठीक है, एक वीडियो डालिए। तो मैं कोशिश करूँगा रोज़ बनाने का, वैसे मैं 2 दिन पे डाल देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग को अच्छा लगे, अगर आप लोग देखते हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और सजेशन दीजिए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद पढ़ता हूँ और पढ़ के समझता हूँ, फिर दोबारा से मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ, ठीक, ताकि मुझे रिवीजन हो जाए, ठीक है, और आप लोग को भी लाभ मिल सके, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला टॉपिक है आपका पदार्थ, धातु और अधातु, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा अगले टॉपिक में, धातु और अधातु में। चलिए, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले एपिसोड में।